पूरा 1990 मुंबई में ऐसी परिस्थिति होती थी कि गोलियां लोगों के कानों के बगल से गूंजती थीं। सड़क पर राह चलते हुए लोगों के ऊपर गोलियां आए गए दिन बरसती थीं। ये सारी गोलियां लोगों के ऊपर लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के बीच घूमते हुए एक गैंगस्टर ग्रुप के दूसरे गैंगस्टर ग्रुप के लोगों को मारने की थी। 1990 का मुंबई था जिसमें माफिया का एक खुला रन था। जनरली जब हम मुंबई माफिया की बात करते हैं तो हम लोग बड़े बड़े डॉन्स जैसे कि हाजी मस्तान हो गए या फिर फॉर दैट मैटर दाऊद इब्राहिम जैसा आदमी हो गया, इन जैसे लोगों की चर्चा करते हैं। लेकिन ये तो बड़े बड़े लोग थे। मुंबई में उस समय कुछ छोटे गैंगस्टर्स भी थे। उन छोटे गैंगस्टरों का अपना दबदबा था और आज की ये कहानी उसी एक छोटे गैंगस्टर की है जो आपने ना कभी पहले सुनी है और ना ही कभी जानी है। ये गैंगस्टर का नाम था सुलेमान भाई। सुलेमान भाई उस समय मुंबई में अपना एक छोटे से इलाके में दबदबा बनाकर रहता था। उसका तौर तरीका काम करने का भी बड़ा अलग था। उसके गैंग में उसके पास शार्प शूटर्स हुआ करते थे, जिसमें से सबसे खास शार्प शूटर जो उसका था वो था आसिफ। आसिफ एक किलिंग मशीन था। सुलेमान भाई के गैंग के लिए अगर सुलेमान भाई को कभी भी किसी भी व्यक्ति को मरवाना होता था तो एक सटीक तरीके से बिना कोई ट्रेस छोड़े ये काम करने के लिए सुलेमान भाई का जो राइट हैंड मैन था, जो हमेशा से उसका गैंगस्टर था, वो था बेसिकली और कोई नहीं बल्कि आसिफ। और आसिफ को सुलेमान भाई इतना चाहता था, इतना पसंद करता था कि उसको प्यार से डार्लिंग बुलाया करता था। तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जो आसिफ है वो सुलेमान भाई का एक प्रकार से डार्लिंग ही था, क्योंकि जब भी सुलेमान भाई को कोई भी संकट आया, किसी भी व्यक्ति को उठाने मरवाने की परिस्थिति हुई, डराने धमकाने की परिस्थिति हुई, तो उस समय आसिफ ही हमेशा काम आता था। लेकिन जब हम बात करते हैं मुंबई माफिया की उस समय की, तो पूरा का पूरा ये जो माफिया था वो कैश पे चलता था। तो जाहिर सी बात है कि सुलेमान भाई को भी अपने धंधे चलाने के लिए, अपने माफिया को चलाने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट थी। सुलेमान भाई का एक और राइट हैंड आदमी था जो कि शार्प शूटर नहीं बल्कि आप कह लीजिए कि उसका एक परछाई था, और उसका नाम था महमूद। महमूद जो है सुलेमान भाई के गैंग में सुलेमान भाई का ब्रेन था, दिमाग था। सुलेमान भाई के लिए महमूद क्या करता था? महमूद जो है वो बेसिकली पूरे मुंबई में एक लिस्ट बनाता था। वो लिस्ट बनाता था कि कौन से अमीर व्यक्ति मुंबई के कौन से इलाकों में रहते हैं। वो लिस्ट बनाता था कि भाई कौन से व्यक्ति जो हैं आज की डेट में बड़े बड़े लोन देने वाले बिजनेस व्यापारियों को वो हैं, कौन से फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों में, छोटी छोटी फिल्मों में, बी ग्रेड फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। क्योंकि 1990 में जब भारत की अर्थव्यवस्था के तौर पर हमने ओपन इकोनॉमी कैपिटलिज्म को अपनाया था, तो उस समय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से चली थी। इसके साथ साथ बिजनेसमैन, व्यापारियों ने धंधा बनाने के लिए मुंबई सिटी को पहले से ही चुना था और 1990 के बाद धंधा व्यापार वहाँ पर और बढ़ने लगा। इसमें पूरे गेम प्रोसेस में एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ये सारे भी इन्वॉल्व थे। तो सुलेमान भाई के बिहाफ पे महमूद उनके लिए हमेशा से ये लिस्ट बना के रखता था कि कौन से ये बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है। और सबसे बड़ी बात, महमूद के बारे में खासियत ये भी थी कि महमूद एक चीज़ पे और नज़र रखता था। वो ये भी देखता था कि जुहू के इलाके में, मुंबई में, जहाँ पर आज की डेट में बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर रहते हैं, कि वहाँ पर कौन से फिल्म प्रोड्यूसर और कौन से एक्टर ने मकान खरीदा है, किसने सी के सामने, समुद्र के सामने वाला जो बीच फेसिंग, सी फेसिंग हाउसेज हैं वो खरीदे हैं। और सुलेमान भाई का तो नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि महमूद जो है वो सिर्फ एक इशारा करता था और उसको इतनी इंटेलिजेंस तक लोकल लेवल से मिल जाती थी कि भाई कौन सा एक्टर किस समय कौन से बंगले में कौन सी एक्ट्रेस के साथ सो रहा है, और कौन सी एक्ट्रेस कौन से व्यापारी के साथ सो रही है और कौन से नेता के साथ सो रही है। एक एक चीज़ की पल पल की खबर रखने वाला ये व्यक्ति था बेसिकली सुलेमान भाई का सबसे ट्रस्टेड आदमी महमूद। और सुलेमान भाई इनके बेसिस पे महमूद के साथ और साथ में जो उसका शार्प शूटर था आसिफ, उसके साथ मिलकर उसने पूरा का पूरा अपना एक नेटवर्क मुंबई में दबदबा बना रखा था। और जाहिर सी बात है, मेजॉरिटी ऑपरेशन सुलेमान भाई के मुंबई से होते थे, लेकिन सुलेमान भाई मुंबई और दुबई अप डाउन करता रहता था। और दुबई में उसने एक आलीशान अपने लिए बंगला बनाया हुआ था। उसी आलीशान बंगले में रहकर वो वहाँ से फ़ोन करके लोगों को धमकाना, डराना और उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि ये गैंगस्टर इन लोगों को फ़ोन करके, व्यापारियों से लेके एक्टर, एक्ट्रेसेस और फिल्म प्रोड्यूसर से जो कहते थे कि भाई आप हमारे को हफ्ता दीजिए, हफ्ता होता था बेसिकली प्रोटेक्शन मनी। सवाल ये है कि प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन भी इन्हीं गैंगस्टर्स से। तो ये एक कल्चर जो मुंबई माफिया में उस समय चल रहा था, उसी में सुलेमान भाई ने भी अपना नाम बनाया था। लेकिन 1996 की बात है। 1996 में सुलेमान भाई अपने ही साथियों के साथ, जिसमें महमूद भी था लेकिन आसिफ नहीं था क्योंकि आसिफ उस समय मुंबई में था, महमूद था। महमूद के साथ साथ बाकी सुलेमान भाई के जो दूसरे
गैंगस्टर्स थे, लोग थे, उसके गैंग में काम करने वाले, उसके माफिया के ग्रुप में काम करने वाले लोग थे। ये लोग सारे 1996 में मालदीव्स में एक पार्टी मना रहे थे। पार्टी मनाने के दौरान खुली दारू चल रही थी, आसपास लड़कियां, दारू, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सुलेमान भाई हमेशा से एक अपने जितने भी उसके साथ काम करने वाले साथी थे सबको एक फंडामेंटल रूल सिखा के रखता था। और वो ये सिखा के रखता था कि देखिए, हम लोग सारे गैंगस्टर्स हैं, हम लोग माफिया हैं, मौत हमारे पीछे ही है, हम कभी भी मारे जा सकते हैं। तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब मौका मिले पार्टी करो, और जब मौका मिले अच्छे से पार्टी करो। इसी रीज़न से सुलेमान भाई के साथ जो काम करने वाले लोग थे वो इतने लॉयल थे, क्योंकि सुलेमान भाई इनको पार्टी मनाने के लिए कई बार मालदीव्स लेके जाता था, वहाँ पर बड़ी बड़ी यॉट रेंट करके उन यॉट्स में पार्टियाँ मनाता था, खुली दारू होती थी, सारा कुछ होता था। 1996 में यही एक पार्टी चल रही थी, और उस समय महमूद के हाथ में जो सैटेलाइट फ़ोन था वो बजा। जनरली महमूद के पास सैटेलाइट फ़ोन तब बजता था जब किसी सोर्स को मुंबई से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी। और जब ये फ़ोन बजा तो उस समय ये हुआ कि पार्टी के बीच गाने वाने बज रहे थे, नाच गाना चल रहा था, दारू चल रही थी, और सडनली जब सुलेमान का फ़ोन जो कि महमूद के पास था, सैटेलाइट फ़ोन, वो बजा तो सारे लोग एकदम से रुक गए। माइक यहाँ पर उसने बेसिकली फ़ोन उठाया, और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया महमूद ने, तो फ़ोन उठा के दूसरे साइड पर मुंबई से एक व्यक्ति बात कर रहा था जिसका नाम था माइकल। माइकल कौन था? माइकल सुलेमान भाई का ही एक इन्फॉर्मर था। ये व्यक्ति मुंबई में सुलेमान भाई के बिहाफ पे काम करता था। उसने सुलेमान भाई को फ़ोन लगाया था, जो कि महमूद ने उठाया। जैसे ही महमूद ने फ़ोन उठाया, माइकल ने बोला कि यार मेरे को सुलेमान भाई से बात करनी है। सुलेमान भाई को फ़ोन दिया गया, और माइकल ने सुलेमान भाई को बोला कि सुलेमान भाई, एक लफड़ा हो गया है, एक दिक्कत हो गई है। अब सवाल ये था कि उसने ये बात सुनाई, उसके बाद उसने कुछ वार्तालाप करी, फ़ोन काटा। उसके बाद सुलेमान भाई जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर उनको तनाव हुआ। उन्होंने अपना हाथ अपने मुंह पे रखा, 5 मिनट एकदम चुप बैठे रहे। सारे जो व्यक्ति थे वहाँ पर जो पार्टी मना रहे थे सब एकदम से परेशान हो गए कि सुलेमान भाई एकदम शांत हो गए हैं। सुलेमान भाई ने अपना मुंह भी जो है ढक लिया हाथों से। क्या हो गया, ऐसा क्या चीज़ हो गई? उसके बाद सुलेमान भाई ने 4-5 मिनट के बाद जब अपना हाथ हटाया मुंह से, उसके बाद उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा। 1 आध मिनट देखने के बाद उन्होंने महमूद को बोला कि महमूद, आसिफ को बोलो कि दुबई आए। महमूद तुरंत उस पार्टी से वहाँ से निकला, मालदीव के एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट से उसने फ़्लाइट पकड़ी। मालदीव से सीधा के सीधा जो है महमूद सबसे पहले दुबई पहुँचा। दुबई पहुँच के महमूद ने एक काम किया। उसको अब ये पता था कि भाई कुछ तो लफड़ा हुआ है और आसिफ को बुलाया जा रहा है। तो आसिफ को क्यों बुलाया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ था, ये चीज़ जानने के लिए महमूद ने अपने ट्रस्टेड आदमी माइकल को दोबारा फ़ोन लगाया। अब जो महमूद था, इसने अपने दोस्त ट्रस्टेड आदमी माइकल को फ़ोन लगा के उससे पूछा कि माइकल, समस्या क्या है, हुआ क्या है, आसिफ को भाई ने दुबई क्यों बुलाया है। तो उस समय सारा गेम उसको समझ आया। हुआ ये था कि 1996 के अंदर सुलेमान भाई ने आसिफ को, जो कि उसका डार्लिंग था, जो कि उसका शार्प शूटर था, उसको एक टास्क दिया था। टास्क ये दिया था कि मुंबई में उस समय एक व्यक्ति था जो मनीष मार्केट के इलाके में उसने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ था। उस ऑफिस के तहत ये व्यक्ति का नाम जो वहाँ पर जाना जाता था वो था शेख साहब। अब ये शेख साहब क्या करता था? शेख साहब जो हैं ये बेसिकली मुंबई में भिंडी बाजार से लेके डोंगरी तक के इलाके में यूथ लोगों को इकट्ठा करता था। यूथ को इकट्ठा करके उनको बोलता था कि मैं तुम्हें मिडल ईस्ट की देशों में, गल्फ़ के इलाके में, सऊदी अरब से लेके, दुबई से लेके यहाँ पर नौकरियाँ दिलवाऊँगा। उनके वो वीज़ास प्रोसेस करवाता था। अब बेसिकली ये बंदे ने इस प्रोसेस में कई करोड़ रुपए कमा लिए थे। होता क्या था कि शेख साहब जो थे, इनका धंधा ये था कि ये मुंबई से लड़के इकट्ठे करके उनको वीज़ा लगवा कर ये सऊदी अरेबिया से लेके ओमान, मस्कट इधर उधर भेजता था। और जैसे ही ये बंदे वहाँ पहुँचते थे तो शेख साहब के जानकार जो वहाँ पर इन देशों में होते थे वो इन लोगों के पासपोर्ट को जब्त करके इनको बेसिकली लेबर बनाकर काम करवाते थे। तो एक प्रकार से ये सारे के सारे जो यहाँ से मुंबई से जाने वाले यूथ थे ये स्लेव बन जाते थे। खैर सुलेमान भाई को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्लेव बन गए या कुछ भी हुआ। उसको प्रॉब्लम ये थी कि शेख साहब ने पिछले 8 से 10 सालों में कई करोड़ों रुपए कमा लिए थे, और शेख साहब इस करोड़ों रुपए कमाने के धंधे के बाद सुलेमान भाई को हफ्ता नहीं दे रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में सुलेमान भाई ने आसिफ को एक टास्क दिया था। उसने आसिफ को बोला कि आसिफ,
आपको एक काम करना है। और ये भी बड़ा एक ड्रामेटिक सा सीन है। वो सीन ये है कि सुलेमान भाई ने दुबई से एक बार आसिफ को फ़ोन किया। फ़ोन करके उसने ये बोला कि मनीष मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पे ये शेख साहब रहता है, उसका ये हुलिया है, उसका ऑफिस का एड्रेस ये है। और सुलेमान भाई ने आसिफ को एक बड़ी कैटेगोरिकल चीज़ बोली। सुलेमान भाई ने बोला कि आसिफ, तुम्हें शेख साहब को सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, पिक्चर नहीं रिलीज़ करनी। इस प्रकार की कोडेड लैंग्वेज में अक्सर माफिया के लोग बात करते हैं, ताकि कल को कोई इंटेलिजेंस या पुलिस का इंटरसेप्शन चल भी रहा हो तो उससे आप एग्जैक्टली डिसाइफर नहीं कर सकते कि वो किस चीज़ के बारे में या किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय ये बात बोली गई, और बात ये बोली गई कि भाई शेख साहब को सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, पिक्चर रिलीज नहीं करनी। माफिया की लैंग्वेज में इसका मतलब ये था कि भाई आपको जाके सिर्फ शेख साहब को धमकाना, डराना है और उसको बोलना है कि भैया आप जो है हफ्ता देना शुरू कर दीजिए वरना समस्या आएगी। उसको मारना नहीं है। पिक्चर रिलीज करने का मतलब था कि मारना नहीं है। अब हुआ वही कि एक दिन सुलेमान भाई के इस टास्क को करने के लिए आसिफ ने सोचा कि अब मैं जाता हूँ। सुबह उठा, सुबह उठ के आसिफ ने सबसे पहले अपने घर में चरस जो है उसको लगाई। चरस लेने के बाद उसने काफ़ी सारी सिगरेटें, बीड़ी पी। इसके बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और मोटरसाइकिल उठा के वो मुंबई के मेट्रो सिनेमा के पास आ गया। मेट्रो सिनेमा की पार्किंग में वहाँ पर खड़ा हुआ, उसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क करी। वहाँ से फिर वो पैदल निकल गया। पैदल निकलते निकलते धीरे धीरे चलता चलता मनीष मार्केट की ओर पहुँचा। जैसे ही वो मनीष मार्केट के पास पहुँचा, उसने उस ऑफिस के नीचे शेख साहब का इंतज़ार किया। थोड़ी सी देर में कंटेसा गाड़ी, उस समय कंटेसा गाड़ी होती थी, आपको याद होगा कि बड़ी पुरानी गाड़ी और बड़ी सी गाड़ी होती थी जो कि एलीट और रिच क्लास के लोगों के पास जनरली होती थी। कंटेसा गाड़ी में धीरे से एक कार आती है और उस कार से निकलता है शेख। जैसे ही शेख निकलता है उसी समय आसिफ उसके पास जाता है। आसिफ उसको बोलता है कि सुनो भाई, आपको एक चीज़ करनी है कि आपको सुलेमान भाई को पैसा देना पड़ेगा, हफ्ता देना पड़ेगा, और इस हफ्ते को मना मत करो। ये सुनते ही शेख ने उसको पहले तो रफा दफा कर दिया। शेख ने बोला कि सुनो, सुलेमान होगा अपने घर में जो भी गैंगस्टर है, डॉन है, मेरे सामने आके ये सब टाइप की फालतू बात मत करो। इससे आसिफ को गुस्सा चढ़ गया और आसिफ ने बोला कि सुलेमान भाई के बारे में ऐसी फालतू बात नहीं करना तुम। इस दौरान शेख साहब ने सुलेमान को लेके, आसिफ को लेके कुछ बहुत ही गंदी गालियों का प्रयोग किया। और इन गंदी गालियों के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि आसिफ ने उसी समय अपना घोड़ा निकाला और उसने गोली दाब दी। गोली दाब दी बीच बाजार में। उस समय सुबह लगभग 10:30-11 बजे के समय गोली दाब दी। चुपचाप वहाँ से निकला, अपना मेट्रो सिनेमा के पास पहुँचा, मोटरसाइकिल उठाई और मोटरसाइकिल लेके सुलेमान भाई का एक सेफ हाउस था मुंबई के आउटस्कर्ट्स के इलाके बदलापुर में, वहाँ जाकर चुपचाप जाके छिप गया। वहाँ जाके छिपने के बाद उसने माइकल को फ़ोन किया। माइकल को बोला कि यार ऐसा ऐसा हो गया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने सुलेमान भाई और मेरे खिलाफ बात करी, मैंने उसको गोली मार दी। माइकल ने बोला कि भैया तुम हो सबसे बड़े मूर्ख, तुमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। तो उसने बोला कि नहीं, इस चीज़ को भाई अप्रिशिएट करेंगे, आप देख लेना, कुछ नहीं होगा। भाई के खिलाफ मैं एक शब्द, एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। माइकल ने तुरंत महमूद को फ़ोन लगाया और महमूद उस समय भाई के साथ पार्टी मना रहा था मालदीव्स में। जब भाई को ये खबर मिली तो भाई ने बोला कि भैया आसिफ की जान को खतरा है, आसिफ को अब पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उस समय सुलेमान भाई को ये समझ आ गया कि शेख साहब एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था और उसकी हत्या होने के बाद जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस अब एक्शन में आएगी और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद आसिफ पकड़ा ना जाए। तो इसीलिए सबसे पहले उस समय सुलेमान भाई ने महमूद को बोला कि आसिफ को दुबई लाया जाए। अब सवाल ये था कि आसिफ तो जो है ये हत्या करने के बाद बदलापुर में बैठा था। तो महमूद जैसे ही दुबई पहुंचा, दुबई पहुंच के जब उसने माइकल से बात करी और माइकल ने जब उसको ये इंसिडेंट बताया, तो उस समय वहाँ से दुबई में बैठ के महमूद ने माइकल को 2 काम दिए। उसने कहा कि यार सबसे पहले तो तुम 2 रेलवे ट्रेन की टिकट करा के आसिफ को उसके गांव रोहतास बिहार लेके जाओ। अब हुआ यही, और सबसे पहले जब हुआ कि भाई उसको बोला गया कि आप रोहतास ट्रेन में इसकी टिकट करा के लेके जाओ, उसी समय महमूद ने दूसरी चीज़ ये भी बोली। उसने बेसिकली माइकल को ये भी बोला कि आप आसिफ के साथ भी जाओ रोहतास, उसको अकेले मत भेजना। और यही हुआ। तुरंत माइकल ने 2 अनरिजर्व टिकटें कराई। ट्रेन में ये लोग जो है बैठने के लिए पहुंचे मुंबई के CST स्टेशन पर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जनरली बिहार की ट्रेनें जाती हैं, तो ये लोग वहाँ पहुँचे।
अनरिजर्व टिकट थी। माइकल और उस समय आसिफ दोनों के दोनों पहले तो ट्रेन में बैठे। अब जाहिर सी बात है कि जब ये ट्रेन में बैठे, शक की घड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। मुंबई पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और सीएसटी का इलाका, वहाँ से सीएसटी का रेलवे स्टेशन से मनीष मार्केट का इलाका कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था जहाँ पर यह हत्या की थी आसिफ ने। ये लोग चुपचाप बैठे, ट्रेन चली। ट्रेन चलने के दौरान आसपास के साथी बैठे हुए जो पैसेंजर थे, आसिफ ने उनके साथ कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी बहुत करी और ज़्यादातर बाकी पार्ट ऑफ द जर्नी में वो सोता रहा। जब वो लोग अगले दिन रोहतास पहुँचे तो रोहतास पहुँचकर माइकल और आसिफ दोनों उतरे और वहाँ से रोहतास में, उस पार रोहतास बिहार में, वहाँ पर भी सुलेमान भाई ने रोहतास में जहाँ पर आसिफ रहता था उसी के लिए एक घर वहाँ पर भी बनाया हुआ था। और अब यही हुआ कि ये लोग उस घर में गए, वहाँ पर जाके कुछ समय रहने लगे। और जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे, कुछ समय रहने लगे, 1-2 दिन हुए, 3 दिन हुए। इसके बाद महमूद का फ़ोन आया माइकल को। माइकल को बोला गया कि आप अगली ट्रेन पकड़कर मुंबई वापस आ जाओ। और दूसरी बात, उस समय महमूद ने फ़ोन पे ही दोबारा बोला कि भाई मेरे को आसिफ से बात कराई जाए। आसिफ को फ़ोन दिया माइकल ने और अब बात हुई सबसे पहली बार इस हत्याकांड के बाद महमूद की और आसिफ की। महमूद ने आसिफ को बोला कि सुनो, तुम्हें दुबई लाना है, तुम दुबई आओगे, लेकिन दुबई तुम भारत से नहीं आओगे। कल सुबह तुम तैयार रहना 6 बजे। 6 बजे एक गाड़ी आएगी तुम्हें उठाने। वो गाड़ी में एक व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति हमारा ही जानकार है, भाई का एक दोस्त है। वो तुम्हें एक नया फेक पासपोर्ट देगा। वो पासपोर्ट लेके तुम्हारे को वो गाड़ी जो है पूरा काठमांडू तक ले जाएगी। काठमांडू में तुम रुकना एक रात और उसके बाद अगले दिन फ्लाइट पकड़ के जो है वापस आ जाना। अब हुआ यही, अगले दिन सुबह आसिफ तैयार बैठा था, माइकल मुंबई की ओर रवाना हो चुका था। आसिफ बैठा, जैसे ही गाड़ी आई, गाड़ी में एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि महमूद भाई की तरफ से आया हूँ। उसने उसको एक पासपोर्ट दिया आसिफ को। पासपोर्ट जो है ये बनवाया था महमूद ने अपने ही एक मित्र इमरान मसूद के थ्रू। इमरान मसूद जो है सुलेमान भाई का एक बड़ा खास आदमी था। खैर सुलेमान भाई का ही नहीं बल्कि इमरान मसूद जो है ये एक व्यक्ति था जो लखनऊ में अमीनाबाद मार्केट में, जिसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी और ये एक ट्रैवल एजेंट भी था। इमरान मसूद जो है अमीनाबाद मार्केट में लखनऊ में इसकी जो दुकान थी, ये दुकान ऐसी थी कि ये बंदा यहाँ बैठ के फेक पासपोर्ट बनाता था। इसके पास प्रिंटिंग से लेके, स्टेशनरी से लेके, कागज़ से लेके हर एक ऐसी चीज़ थी जिसके थ्रू वो फेक पासपोर्ट बनाता था और कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता था कि इसके तहत बनाया हुआ ये जो पासपोर्ट है कि ये जाली होगा। इतना फाइन तरीके से और बारीकी से ये बंदा इमरान मसूद काम करता था। और सबसे बड़ी बात कि फेक पासपोर्ट जो है उसको बनाया इमरान मसूद ने। कई बार तो ऐसा भी बोला जाता था लखनऊ के गलियारों में कि इमरान मसूद की ये जो दुकान है जिसमें वो बंदा बैठ के फेक पासपोर्ट बनाता है, वो एक प्रकार से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है लखनऊ का। क्योंकि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी उतना बेहतरीन पासपोर्ट नहीं दे सकता था जो सरकार की तरफ से है कि जो इमरान मसूद बनाता था। खैर, इमरान मसूद के तहत वो पासपोर्ट बना। पासपोर्ट लेके वो व्यक्ति पहुंचा। उस व्यक्ति ने वो पासपोर्ट जो है आसिफ को दिया, उसको गाड़ी में बिठाया, काठमांडू तक लेके गए। काठमांडू में एक 4 स्टार होटल, एवरेस्ट होटल जो है, वहाँ पर ले जाकर बेसिकली उन्होंने आसिफ को रुकवाया। महमूद भाई ने सारे अरेंजमेंट किए हुए थे। अच्छा, अब एक सबसे दिलचस्प बात, सुलेमान भाई जो है उनके साथ उनके हैरम में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। उस एक्ट्रेस का नाम था जुबैदा। जुबैदा जो है एक बी ग्रेड एक्ट्रेस थी और सुलेमान भाई की बेसिकली वो कीप थी। सुलेमान भाई के साथ उसका उठना बैठना सोना सब कुछ होता था। सुलेमान भाई के गैंग में सबको ये बात पता था कि जुबैदा भाई का माल है। सबको पता था कि भाई जुबैदा पे नज़र रखना मतलब मौत को बुलावा देने की बात है। सुलेमान भाई के साथ घूमने वाली जुबैदा, ये बंदी हमेशा दुबई मुंबई दुबई अप डाउन करती रहती थी। अब सबसे बड़ी बात क्या थी? बात ये थी कि आसिफ काठमांडू पहुंच चुका था, एवरेस्ट होटल में रुका हुआ था। उस समय ये हुआ कि उस होटल में महमूद का फ़ोन आया। महमूद ने कहा कि भाई आसिफ तुम पहुंच गए हो, पासपोर्ट मिल गया? उसने कहा हाँ जी पासपोर्ट मिल गया है, मैं पहुंच गया हूँ। उसने एक चीज़ बोली, उसने कहा कि सुनो, भाई ने तुम्हारे लिए एक अरेंजमेंट किया है और अरेंजमेंट ये है कि आज रात जुबैदा मुंबई से फ़्लाइट लेके काठमांडू आ रही है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम उसके साथ जो करना चाहो तुम कर सकते हो। ये भाई का ऑर्डर है। जब ये बात सुनाई गई, आसिफ के पैरों तले तो ज़मीन ही हिल गई। उसको लगा कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे,
जिसके बारे में मतलब आंख उठा के देखना भी एक पाप हुआ करता था कि कहीं भाई आंखें ना निकाल लें। आज वो औरत मेरे साथ सोने आ रही है। खैर, महमूद ने एक चीज़ और बोली कि आसिफ, जुबैदा जब आएगी उसके हाथ तुम्हारी टिकट भी होगी, तुम्हारी कल दोपहर की फ़्लाइट काठमांडू से है, तुम अपना फ़्लाइट लेके कल दोपहर को दुबई आ जाना। अब बात ये थी कि भाई आसिफ सुलेमान भाई का डार्लिंग था, जाहिर सी बात है कि उसने इतनी चीज़ें की थी। सुलेमान भाई के पास अब एक प्रेरोगेटिव था कि वो आसिफ को तो बचाएंगे, क्योंकि उनको बाहर लाना ज़रूरी था। अब हुआ यही, शाम को जुबैदा पहुंची, कमरे में गई। अब आगे आप समझ सकते हैं, अगले दिन सुबह ये लोग उठे। उसके बाद जुबैदा तुरंत अपनी अगले दिन सुबह उठकर फ़्लाइट लेके काठमांडू से वापस मुंबई आई। और जब ये आसिफ सुबह उठा, इसने बढ़िया सा एकदम नाश्ता खाया। उसके बाद वो वहाँ पर एवरेस्ट होटल की स्विमिंग पूल में जाकर उसने आधा एक घंटा अपने आप को पानी में रिलैक्स किया, 2-3 बियर लगाई वहाँ पर, और उसके बाद अपनी सामान लपेट कर सीधा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। दोपहर की फ़्लाइट थी दुबई की, उसने वो फ़्लाइट पकड़ी और दुबई की वो फ़्लाइट पकड़ के वो सीधा काठमांडू से उड़ता हुआ दुबई पहुँच गया। जैसे ही दुबई पहुँचा, महमूद एयरपोर्ट पर खड़ा था। महमूद ने उसको गाड़ी में बुलाया, बिठाया, और अब आसिफ जो है वो भाई के घर की ओर रवाना हो गया। भाई के घर ये लोग जा रहे थे। भाई का घर दुबई में अल बरारी इलाके में है। अल बरारी दुबई का एक बहुत पॉश इलाका है, बहुत रईस लोग रहते हैं वहाँ पर। भाई ने अपना वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मेंशन बना रखा था, एक हवेली बना रखी थी। गाड़ी में ये लोग जा रहे थे। आसिफ मतलब ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई हर एक मुंबई के छोटे मोटे शार्प शूटर से लेके गैंगस्टर का एक अरमान होता है कि हम दुबई जाएंगे। वो अरमान पूरा हो गया। और दूसरी बात, जुबैदा जिसके ऊपर नज़र नहीं रख सकते थे, आज वो भी चीज़ हो गई। इस चीज़ में एक चीज़ क्लियर हुई, और ये हुआ कि जब ये लोग दुबई पहुँचे, दुबई पहुँचकर वहाँ पर अल बरारी इलाके में ये लोग एंटर करे। अल बरारी इलाके में एंटर करने के दौरान भाई का सिक्योरिटी ऑफिसर आया। भाई का सिक्योरिटी ऑफिसर जो था उसका नाम था अल्ताफ़। भाई ने अपने सिक्योरिटी में जो ये व्यक्ति रखा था अल्ताफ़, ये पहले हमास में काम कर चुका था। हमास संगठन में रह के इसने कई इसराइलियों के ऊपर गोलीबारी करी थी। एक शार्प शूटर था, फाइटर था वो भी। अल्ताफ़ जो था वो भाई का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। जैसे ही ये लोग भाई की हवेली पहुँचे अल बरारी में, अल्ताफ़ ने इन लोगों की सिक्योरिटी चेक करी, महमूद की, आसिफ की, और उसी समय आसिफ को उस हवेली में बिठाया। आसिफ बैठा, 5-7 मिनट उसने इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के बाद तुरंत भाई बाहर आए। जैसे ही सुलेमान भाई बाहर आए, आसिफ उठा, सुलेमान भाई से गले लगा। सुलेमान भाई से गले लगने के बाद जैसे ही आसिफ ने सुलेमान भाई के साथ गले लगा, सुलेमान भाई ने एक साइलेंट पिस्तौल निकालकर उसको गोली मार दी, और वहाँ पर आसिफ मर गया। आसिफ के मरने के बाद उसके शरीर को पीछे ही हवेली के बगीचे में दफन कर दिया। सारे लोग चौंक गए, महमूद तक चौंक गया। महमूद ने थोड़ी देर के बाद सुलेमान भाई को पूछा कि सुलेमान भाई, आपने आसिफ को गोली मार दी, अगर आपने उसको मरवाना ही था तो फिर आप उसको यहाँ क्यों लेके आए? आप उसको मुंबई में ही मरवा देते, हमारा ही कोई आदमी मार देता। 2 मिनट चुप रहने के बाद सुलेमान भाई ने बोला कि नहीं महमूद, मैं इसको चाहता तो मरवा तो इसको मुंबई में सकता था, लेकिन ये अपना डार्लिंग था, इतना तो इसके ऊपर हक बनता है कि इसको हर एक वो सुविधा और हर एक वो लग्जरी लाइफ की देनी थी मौत से पहले। और अब सवाल आपके मन में भी आया होगा कि आसिफ को मारा क्यों गया? मारा इसलिए गया क्योंकि दोस्तों, जो माफिया है वो एक प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, और प्रिंसिपल ये है, आप ऑर्डर को कभी वायलेट नहीं कर सकते। सुलेमान भाई ने आसिफ को बोला था, शेख साहब को सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, पिक्चर रिलीज़ नहीं करनी, और आसिफ ने पिक्चर रिलीज़ कर दी। समस्या ये थी। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से सुलेमान भाई के बाकी गैंग मेंबर्स में भी ये बात पहुंच गई, ऑर्डर होता है। धन्यवाद।